हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेमाटोलॉजी एमसीक्यूज फ्रॉम बीओसी स्टडी गाइड पार्ट 2 फॉर एसीपी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। पार्ट 1 पहले हो चुका है। ये एमसीक्यूज जो है ये बीओसी जो बुक है बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन जो एसीपी के वेबसाइट पे पढ़ा है वहाँ से लिए गए हैं। ये एसीपी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरे भी एग्ज़ाम जितने मिलिट्री जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो पार्ट 1 पहले हो चुका है, आज पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला एमसीक्यूज है द करेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिक फीचर इन फोलिक एसिड डिफिशिएंसी इज। फोलिक एसिड डिफिशिएंसी में मॉर्फोलॉजिक जो करेक्टरिस्टिक है वो कौन सी हो, क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है मैक्रोसाइटोसिस, टारगेट सेल, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, रोलो फॉर्मेशन। रोलो फॉर्मेशन जो है वो उसमें होते हैं, मल्टीपल माइलोमा में होता है, उसके साथ इसका कोई वो नहीं है, रिलेशन नहीं है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग जो है ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता है। टारगेट सेल हेमोग्लोबिन सी जो डिजीज़ है उसमें पाया जाता है। बाकी रहता है मैक्रोसाइटोसिस। तो फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है और मैक्रोसाइटोसिस जो है ना वो इसका मेन करेक्टरिस्टिक है। सेकंड जो हमारा एमसीक्यूज है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर फ्रॉम पेशेंट विद अनट्रीटेड परनीशियस एनीमिया आर करेक्टराइज्ड बाय कि अनट्रीटेड परनीशियस एनीमिया का जो पेरिफेरल स्मेयर है होगा वो कैसे होगा, उसमें क्या होगा? तो सबसे पहला ऑप्शन है पेनसाइटोपेनिया एंड मैक्रोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस एंड लिम्फोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस एंड एवेलोसाइटोसिस, पेनसाइटोपेनिया एंड माइक्रोसाइटोसिस। तो बी की बात करता है, ल्यूकोसाइटोसिस तो हो नहीं सकता क्योंकि बी और सी दोनों की, क्योंकि जो परनीशियस एनीमिया है या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसमें पेनसाइटोपेनिया होता है, उसमें सेल की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। यहाँ पे तो ल्यूकोसाइटोसिस लिखा हुआ है। एलिप्टोसाइटोसिस ओवेलोसाइटोसिस जो है ना वो भी, एलिप्टोसाइटोसिस तो बिल्कुल है ही नहीं। और ये पेनसाइटोपेनिया एंड माइक्रोसाइटोसिस, पेनसाइटोपेनिया तो होता है लेकिन माइक्रोसाइटोसिस नहीं होती, क्योंकि जो परनीशियस एनीमिया है या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसमें जो सेल जो है वो बड़े हो जाते हैं, एमसीवी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम मैक्रोसाइट कहते हैं। तो एक तो सेल बन नहीं रहे लेकिन जितने बन रहे हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इसलिए उसको पेनसाइटोपेनिया एंड मैक्रोसाइटोसिस। अगला एमसीक्यूज है ए करेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिक फीचर इन हेमोग्लोबिन सी डिजीज इज मैक्रोसाइटोसिस। ये परनीशियस और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता है। स्पेरेटोसाइटोसिस हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में होता है। रोलो फॉर्मेशन मल्टीपल माइलोमा में होता है। तो बाकी क्या बचा? टारगेट सेल। तो ये इसका हेमोग्लोबिन सी डिजीज़ जो है ना उसका करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। अगला एमसीक्यूज है एनीमिया सेकेंडरी टू यूरीमिया, करेक्टरिस्टिक इज। यूरीमिया की वजह से जो एनीमिया हो जाता है उसका उसमें क्या हो सकता है? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक नहीं होता, क्योंकि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक जो है वो जितने जो आपके आईडीए हुआ, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्रोनिक डिजीज़ हो गया, एनीमिया क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है, थैलेसीमिया इसमें होता है। और हेमोलिटिक में तो नहीं होता, हेमोलिटिक तो खुद एक एनीमिया है जिसमें नर्मोसिटिक क्रोमिक फाइंडिंग होता है पेरिफेरल में जो सेल होते हैं। मैक्रोसाइटोसिस जैसे पहले हमने कहा कि ये परनीशियस एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसमें का फाइंडिंग है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, नर्मोसिटिक क्रोमिक, क्योंकि इसके सेल के साथ कुछ मसला नहीं होता ये, क्योंकि आयरन का हुआ, B12 वगैरह किसी का भी मसला नहीं है। सिर्फ जो है यूरीमिया की वजह से एरिथ्रोपाइटिन का मसला होता है, वो आगे जाके एरिथ्रोपाइसिस नहीं करता, इसलिए नर्मोसिटिक जो सेल जो है ना वो होता है एनीमिया है, लेकिन सेल जो है वो नर्मोसिटिक नर्मोक्रोमिक होते हैं। अगला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेबोरेटरी फाइंडिंग इज कंसिस्टेंट विद द हेमोलिटिक एनीमिया, कि कौन सा जो है सेट जो है वो उस जो हेमोलिटिक एनीमिया के साथ मुताबिकत रखता है।
तो फर्स्ट है कि नॉर्मल और स्लाइट इंक्रीज एरिथ्रोसाइट सर्वाइवल, नॉर्मल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एरिथ्रोसाइट सर्वाइवल ही तो नहीं है। यहाँ पे जो है एरिथ्रोसाइट सर्वाइवल वो तो हेमोलिसिस में है नहीं, एरिथ्रोसाइट ही तो टूटने हैं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज एरिथ्रोसाइट सर्वाइवल, ये ऑप्शन ठीक है। डिक्रीज एरिथ्रोसाइट सर्वाइवल, एरिथ्रोसाइट सर्वाइवल कम होगा। इंक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम, हीम की जो कैटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा होगी क्योंकि ब्रेकडाउन होगी, ब्रेकडाउन जो होगी हीम बनेगी, हीम का जो ब्रेकडाउन कैटाबॉलिज्म हीम का होगा। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन इसके पहले हम ये दो देखते हैं। ऑप्शन सी है डिक्रीज सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी, नॉर्मल कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें नॉर्मल कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम नहीं होता। और डी नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ हेपेटोग्लोबिन मार्क है हेमोग्लोबिन, इसमें हेमोग्लोबिन जो है ना वो नॉर्मल नहीं हो सकता क्योंकि अगर इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हो रहा है तो उसमें जो ब्रेकडाउन होगी हेमोग्लोबिन बनेगी, हेमोग्लोबिन जो है ना वो हेपेटोग्लोबिन हेमोग्लोबिन को ले जाएगा, लीवर में ले जाता है हेपेटोग्लोबिन। तो उसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टर, टू ट्रांसपोर्ट हेमोग्लोबिन फ्रॉम सर्कुलेशन टू लीवर, इसलिए ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी ठीक है। ये थोड़ी मेरी फ्लुएंसी जो है ना वो ठीक नहीं है क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसे वीडियो बनाई नहीं है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा मुश्किल हो रहा हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ्लुएंसी जो है ना मेरी ठीक हो जाए। थैलेसीमिया आर करेक्टराइज्ड बाय स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़ इन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, तो उसमें हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में जो स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो नहीं होते थैलेसीमिया में। बाद में कुछ ऐसे केसेस है जिसमें है, लेकिन ज़्यादातर इसमें स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं है थैलेसीमिया में। एक्सेस ऑफ आयरन इन हेमोग्लोबिन, आयरन की कमी नहीं है क्योंकि वो तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में है। डिक्रीज रेट ऑफ हीम सिंथेसिस, वो भी नहीं है क्योंकि वो भी अगेन एनीमिया में हो सकता है क्योंकि आयरन नहीं है, आयरन हीम जो है ना वो आयरन से बना है, तो ये भी ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन डी है डिक्रीज रेट ऑफ ग्लोबिन सिंथेसिस, हाँ तो ये ऑप्शन है जिसमें थैलेसीमिया में ग्लोबिन सिंथेसिस जो है उसमें वो डिक्रीज है, ग्लोबिन चेन नहीं बन रहे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला जो हमारा एमसीक्यूज है, एन एंजाइम डिफिशिएंसी एसोसिएटेड विद मॉडरेट टू सीवियर हेमोलिटिक एनीमिया आफ्टर द पेशेंट इज एक्सपोज टू सर्टेन ड्रग्स एंड characterized by red cell inclusion found by denature hemoglobin। एंजाइम डिफिशिएंसी की वजह से जो हेमोलिटिक एनीमिया होता है जब किसी ड्रग को एक्सपोज हो जाए तो उसकी वजह से हेमोग्लोबिन डिनेचर हो जाते हैं और इंक्लूजन बन जाता है रेड सेल में। तो ये कह रहे कि ऑप्शन दे रहे कौन सा जो है डिफिशिएंसी है, लैक्टेट हाइड्रोजिनेज डिफिशिएंसी, G6PD डिफिशिएंसी, पायरुवेट काइनेज डिफिशिएंसी, हेक्साकाइनेज डिफिशिएंसी। जब भी ड्रग्स की बात आ जाए, ड्रग्स की या सोयाबीन जैसे दूसरे ड्रग जो है जैसे एंटी मलेरिया, और इसकी वजह से हेमोलिसिस हो, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? फ़ौरन अपने इस ऑप्शन को ठीक करना है, G6PD डिफिशिएंसी। और जो उसका करेक्टरिस्टिक जो फीचर है वो हेंस बॉडी है। हेंस बॉडी क्या होता है कि जब वो हो जाए हेमोलिसिस हो जाए तो जब हेमोग्लोबिन जो है ना सेल के अंदर वो डिनेचर हो जाते हैं तो वो इंक्लूजन बन जाता है, एक छोटा सा जो ब्लू जैसे स्पॉट बन जाता है आरबीसी के अंदर मेम्ब्रेन के करीब, तो उसको हेंस बॉडी कहा जाता है। तो जब भी ड्रग्स की बात आ जाए, एंजाइम डिफिशिएंसी की बात आ जाए, तो अपने G6PD को ठीक करना है। अगला एमसीक्यूज है, ए पेशेंट हैज़ ए कंजेनिटल नॉन स्पेसिफिक हेमोलिटिक एनीमिया आफ्टर एक्सपोजर टू एंटी मलेरियल ड्रग। देखिए वही बात हो रहा है, वहाँ पर ड्रग तो यहाँ एंटी मलेरियल ड्रग। द पेशेंट एक्सपीरियंस सेवियर हेमोलिटिक एपिसोड्स, दिस एपिसोड इज करेक्टराइज्ड बाय रेड सेल इंक्लूजन काज्ड बाय हेमोग्लोबिन डिनेचर। वही स्टेटमेंट तकरीबन वही एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद दिस फाइंडिंग। एंटी मलेरियल ड्रग आया और हेमोग्लोबिन डिनेचर हुआ तो क्या होगा? G6PD डिफिशिएंसी। फ़ौरन अपने ये ठीक करना है।
अगला एमसीक्यूज है ऑल ऑफ द फाइंडिंग लिस्टेड बिलो मे बी सीन इन एक्वायर्ड हेमोलिटिक एनीमिया ऑफ द ऑटोइम्यून वैरायटी द वन कंसिडर टू बी द मोस्ट करेक्टरिस्टिक इज। कह रहे हैं कि ये सारे जो फाइंडिंग है ये एक्वायर्ड हेमोलिटिक एनीमिया में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा जो मोस्ट करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, एक्वायर्ड ऑटोइम्यून एनीमिया में, हेमोलिटिक एनीमिया में। इंक्रीज मोटिक फ्रेजिलिटी, ये भी हो सकता है। ल्यूकोपेनिया एंड थ्रम्बोसाइटोपेनिया, हाँ ये भी हो सकता है। पेरिफेरल स्पेरोसाइटोसिस, ये भी ब्रेकडाउन की वजह से स्पेरोसाइट बन जाते हैं, हेमोलिटिक एनीमिया में स्पेरोसाइट बनते हैं। पॉजिटिव डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, ये डेट आपने सुना होगा कूम्स टेस्ट का, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। तो ये जो है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्ट, ये सबसे करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होगा। तो ऑप्शन डी। लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म ऑन पेशेंट इंडिकेट मैक्रोसाइटोसिस, एनीमिया, ल्यूकोपेनिया एंड थ्रम्बोसाइटोपेनिया। विच आर द फॉलोइंग डिसऑर्डर इन दैट मोस्ट लाइकली टू हैव। ये पेशेंट है जो जिसमें मैक्रोसाइटोसिस है, एनीमिया है, ल्यूकोपेनिया है एंड थ्रम्बोसाइटोपेनिया, मतलब पेनसाइटोपेनिया है विद मैक्रोसाइटोसिस। तो ये किस चीज़ की फाइंडिंग है, देखते हैं। एनीमिया क्रोनिक डिसऑर्डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है इसका, इसमें हाइपोक्रोमिक, स्लाइटली नॉनमोसिटिक नाइमोक्रोमिक। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया नहीं है, इसमें तो सीवियर भी हो सकता है मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। एक्यूट हेमोरेज में भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक्यूट हेमोरेज में एनीमिया आ सकता है, क्योंकि अगर ब्लड जब ज़्यादा लॉस हो जाता है। लेकिन ये जो एनीमिया होगा ये नर्मोसिटिक नाइमोक्रोमिक होगा, क्योंकि सेल में कुछ फ़र्क तो है नहीं, सेल तो वही है, लेकिन कम पड़ गई हेमोग्लोबिन कम पड़ गया है, इसलिए जो हेमरेज है जैसे या हेमोलिटिक एनीमिया हुआ, उसमें जो एनीमिया है वो नर्मोसिटिक नाइमोक्रोमिक होगा। तो रहता क्या है, B12 जो है ना, विटामिन B12 डिफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में पेनसाइटोपेनिया होता है, और जो आरबीसी है वो मैक्रोसाइट होता है, इसको मैक्रोसाइटोसिस कहा जाता है। अगला जो एमसीक्यूज है ये काफ़ी बड़ा है, इस जैसे एमसीक्यूज मैंने डाल दिए हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर, क्योंकि इस जैसे एमसीक्यूज एआईसीपी के में आ सकते हैं। ए 50-year-old पेशेंट was found to have the following lab result। 50 साल का पेशेंट है, इसमें ये इसका रिजल्ट ये है उसका, हेमोग्लोबिन 7, HCT 20, RBC 2। इट वॉज डिटर्मिन्ड दैट द पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम परनीशियस एनीमिया। अच्छा, परनीशियस एनीमिया में भी पेनसाइटोपेनिया होता है, जैसे HB कम हुआ, HCT कम है, RBC 2 एनीमिया है जैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिजल्ट मोस्ट लाइकली वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम पेशेंट। अच्छा, कि कैसे रिजल्ट इस पेशेंट से कैसे रिजल्ट आने चाहिए। रिजल्ट ए है WBC 17,500, 35,000 प्लेटलेट है, 5.2, 7,500 ये। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, ये परनीशियस एनीमिया हुआ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, खासकर परनीशियस एनीमिया जो है, इसमें पेनसाइटोपेनिया होता है, और इस जहाँ देखो WBC सबसे कम WBC यहाँ पे है, तो हमने ये करना है, प्लेटलेट यहाँ पे सबसे कम है, और सबसे बड़ा जो है वो ये चीज़ रेटिकुलोसाइट 0.8, 2.9 रेटिकुलोसाइट तो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब रेटिकुलोसाइट कहते हैं प्रीमेच्योर जो RBCs हैं, जो अभी एक दिन के अंदर ही इसके वो होने वाले ब्लड के जो जब रेटिकुलोसाइट जब ब्लड में अंदर दाखिल होता है तो एक दिन के लिए होता है, उसके बाद वो मैच्योर RBC में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने रेटिकुलोसाइट ज़्यादा हो गए ब्लड में, इसका मतलब ये होगा कि आपका बोन जो है वो फंक्शन ठीक कर रहा है और आपके रेड सेल बन रहे हैं, और जितने ये कम होगा तो उसका मतलब ये है कि आपका बोन मेरो जो है ना वो रिस्पांस नहीं कर रहा, तो आपको पेनसाइटोपेनिया इसलिए वो रिस्पांस नहीं कर रहा। RBC भी जो रेटिकुलोसाइट जो है ना वो भी कम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये रेटिकुलोसाइट के हवाले से, तो इसको याद रखना है।
अगर एमसीक्यू है मेगलोब्लास्टिक asynchronous development in the bone marrow indicate which of the following. मेगलोब्लास्टिक सेल होगा और एसिंक्रोनस होगा, कह रहे कि बोन मेरो में ये क्या जाहिर करता है. प्रोलिफरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर्स impaired synthesis of DNA, inadequate production of erythropoietin, deficiency of G6PD. अगेन ये है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया. इम्पेयर जिसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड सिंथेसिस ऑफ डीएनए. डीएनए जो B12 और फोलिक की वजह से, B12 कमी की वजह से इसमें जो है डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा. तो इसमें ये होता है कि जैसे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए एक मैच्योरेशन होता है न्यूक्लियस का, एक मैच्योरेशन होता है साइटोप्लाज्म का. जैसे अगर मैं ड्रा करूं, ये न्यूक्लियस है, ये सॉरी सेल है, और ये न्यूक्लियस है. तो इसमें यह है कि साइटोप्लाज्म जो है ना, साइटोप्लाज्म उस वो मैच्योर हो रहा है, वो मैच्योर हो रहा है, साइटोप्लाज्म मैच्योर हो रहा है. लेकिन जो आपका क्या है साइटोप्लाज्म है, सॉरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो रहा. एक तो सिंक्रोनिज्म जो है ना एक साथ साथ हो रहा हो, ये एसिंक्रोनस है जिसमें आपका जो साइटोप्लाज्म है वो मैच्योर हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो रहा. इसलिए वजह से ये मेगलोब्लास्ट होता है. और मेगलोब्लास्ट जो है ना, वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का बोन मेरो में जब देखते हो तो सारे मेगलोब्लास्ट ही होते हैं. तो ये बोन मेरो में करेक्टरिस्टिक्स जो है उसका फाइंडिंग है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का, कि जिसमें एसिंक्रोनस होगी और जो न्यूक्लियस है ना वो मैच्योर नहीं होगा, साइटोप्लाज्म मैच्योर होगा. तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा ये एमसीक्यूज. हमारा अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एसोसिएशन विद मेगलोब्लास्टिक एनीमिया. न्यूट्रोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिक्रीज एलडी एक्टिविटी, इंक्रीज एरिथ्रोसाइट फोलेट लेवल, डिक्रीज प्लाज्मा बिलिरुबिन लेवल. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, न्यूट्रोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. क्योंकि वही अगेन पेनसाइटोपेनिया होता है, तो इसकी वजह से ये दोनों चीज़ कमी होगी दोनों चीज़ों की. हमारा अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी सीन इन लीड पॉइजनिंग. लीड पॉइजनिंग में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिल सकता है. आयरन ओवरलोड इन टिश्यू, नहीं, ये तो हेमोक्रोमेटोसिस में होता है. कोडोसाइट जिसको टारगेट सेल कहा जाता है, ये तो हीमोग्लोबिन सी डिजीज में होता है. रिंग सेरेब्लास्ट ये भी नहीं है, ये भी हेमोक्रोमेटोसिस वगैरह में हो सकता है. बेजोफिलिक स्टिफलिंग, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, बेजोफिलिक, अच्छा ये स्टॉप, ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, बेजोफिलिक स्टिफलिंग, ये लीड पॉइजनिंग में होता है. ये ऑप्शन करेक्ट है. अगला एमसीक्यूज है, द ME ratio in erythroleukemia is usually normal, high, low, variable. तो नॉर्मल नहीं हो सकता, ये तो हाई भी नहीं हो सकता, लो होगा, क्योंकि डिफरेंस तो इसमें है. अब ये लो इसलिए होगा क्योंकि वैसे तो माइलॉइड ज़्यादा होता है, एरिथ्राइड कम होता है. लेकिन एरिथ्रोल्यूकीमिया की वजह से जब एरिथ्राइड जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके अंदर डिफरेंस कम हो जाती है, इसकी रेशो कम हो जाती है. तो इसलिए ME रेशो जो है ना वो एरिथ्रोल्यूकेमिया में लो होगा. अगला एमसीक्यूज है, द कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिक फीचर इन लीड पॉइजनिंग इज मैक्रोसाइटोसिस, टारगेट सेल कोडोसाइट, बेजोफिलिक स्टिपलिंग, रोलर फॉर्मेशन. इनमें क्या हो सकता है. लीड पॉइजनिंग में मॉर्फोलॉजिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है बेजोफिलिक स्टिपलिंग. टारगेट सेल जो है ना वो हीमोग्लोबिन सी डिजीज में होता है, मैक्रोसाइटोसिस परनीशियस और मेगलोब्लास्टिक में होता है, रोलर फॉर्मेशन मल्टीपल माइलोमा में होता है. तो करेक्ट ऑप्शन है बेजोफिलिक स्टिपलिंग. हमारा अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीसाइथीमिया वीरा. एलिवेटेड यूरिन एरिथ्रोपोइटिन लेवल, ये भी नहीं है. इंक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन,
teardrop papulocytosis, decrease or absent bone marrow iron store. इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन एफिनिटी इसमें नहीं होता, टीयर ड्रॉप भी नहीं होता इसमें. ऑप्शन डी, डिक्रीज और एब्सेंट बोन मेरो आयरन स्टोर. आप कहोगे कि ये क्यों? क्योंकि इसमें जो सेल है बोन मेरो में आरबीसीज बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं. एचबी इसकी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होती है, आरबीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो आयरन जो है ना उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो आखिरकार इस आयरन स्टोर जो है ना वो खाली हो जाता है. अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल फैक्टर विल कॉज ए डिक्रीज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. कि कौन से टेक्निकल फैक्टर है जो ईएसआर को कम करे, डिक्रीज करे. ऑप्शंस है ग्रास हेमोलिसिस, स्मॉल फाइब्रिन क्लॉट इन दी सैंपल, इंक्रीज रूम टेम्परेचर, टिल्टिंग ऑफ द ट्यूब. अच्छा, ये टिल्टिंग जो है ना, टिल्टिंग ऑफ द ट्यूब, ये सर के ट्यूब को जैसे भी थोड़ा टिल्ट किया जाए, उसको थोड़ा झुकाए आप इसको, फ़ौरन सर गिर जाता है. बहुत तेज़ी से जो है ना सेडिमेंटेशन रेट बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है, और इंक्रीज जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ये सर ज़्यादा आएगा. ग्रास हेमोलिसिस से फ़र्क नहीं पड़ता. स्मॉल फाइब्रिन क्लॉट इन दी सैंपल, ये जो फाइब्रिन क्लॉट जो है ना, अगर थोड़ा छोटा सा भी क्लॉट सैंपल के अंदर आ जाए ना तो ये सर कम होगा, क्योंकि जो क्लॉट जो है ना वो उसको वो रोलो फॉर्मेशन जो है ना वो नहीं करने देगी. जब रोलो फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो ये सार ज़्यादा होगा, इसलिए ये फाइब्रिन क्लॉट की वजह से ये सार कम आएगा. अगला एमसीक्यू है, विच ऑफ दी आरबीसी इंडिसेस इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन इंडिविजुअल रेड ब्लड सेल इन एमसीएच. RDW, CV and RDWHD performed by automated cell counter are calculation that provide RDW red cell distribution weight. ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन. कह रहे कि ये जो ऑटोमेटेड सेल काउंटर हेमाटोलॉजी एनालाइजर में आप लोगों ने जो CBC प्रिंट है उस पर आप लोगों ने देखा होगा. कह रहे कि इसका किस लिए कैलकुलेशन क्या होता है इसका. ऑप्शन ए है द इंडेक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरबीसी वॉल्यूम. ऑप्शन बी है कैलकुलेटेड मीन आरबीसी हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन. ए कैलकुलेटेड मीन सेल हेमोग्लोबिन, द मीन आरबीसी वॉल्यूम. तो करेक्ट ऑप्शन है द इंडेक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड सेल वॉल्यूम. ये रेड सेल, जैसे कि नाम से पता चले, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरबीसी वॉल्यूम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरबीसी वॉल्यूम. तो करेक्ट ऑप्शन है ए. अगला जो हमारा एमसीक्यूज है, द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कैन बी फर्स्टली एलिवेटेड बाय tilting the tube, refrigerated blood, air bubbles in the column, specimen being too old. इन सब की वजह से जो है ना हाई नहीं आ सकता, सिर्फ टिल्टिंग की वजह से. टिल्टिंग का वो आजकल लेबॉर्ट्री में एक वो डिवाइस आया हुआ है जो वैसे तो ये सारा पूरा घंटा लगता है, लेकिन उसमें तकरीबन 10-15 मिनट में हो जाता है. वो उसको उस डिवाइस में ट्यूब रख के, अपने ट्यूब होते हैं, वो जब रखते हैं तो थोड़ा टिल्ट करते हैं तो रिजल्ट उसका फ़ौरन आ ही जाता है. अगला एमसीक्यूज है, 14-year-old boy is seen in ER complaining a sore throat, swollen glands, fatigue. The CBC result are WBC 16,000, RBC 4.3, HB 12.8, ACT 38.4, platelet 180. डिफरेंशियल में एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल 3.9, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट 6, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट ज़्यादा आया हुआ है, एब्सोल्यूट मोनोसाइट 0, एब्सोल्यूट एटिपिकल लिम्फोसाइट 3.2. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली. एटिपिकल लिम्फोसाइट भी आया है. तो ये ऑप्शन है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया नहीं, एक क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, वायरल हेपेटाइटिस, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस. ये इन्फेक्शन मोनो ऊपर जो साइंस है, सिम्टम्स हैं, वो भी इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस के हैं. एटिपिकल सेल भी आते हैं और उसमें लिम्फोसाइट ज़्यादा हो गए. WBC इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ल्यूकीमियाज में होते हैं. ल्यूकीमियाज में तो WBC बहुत ज़्यादा होगा, इसमें WBC इतनी ज़्यादा नहीं है, इसके साथ लिम्फोसाइट भी बड़े ज़्यादा आया हुआ है और एटिपिकल सेल है. तो ये केस है इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस का.
अगला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म इन पेशेंट विद एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर। कह रहे हैं कि ये क्रॉनिक डिसऑर्डर इसमें कौन सा है इनमें से। तो रिजल्ट ए है सीरम आयरन नॉर्मल, उसमें नॉर्मल नहीं आ सकता, बाकी आप छोड़ ही दें, क्योंकि जो एनीमिया क्रॉनिक है उसमें सीरम आयरन जो है ना वो कम होगा, तो ये डिक्रीज आई। ट्रांसफरेंस सेचुरेशन कम होगा, टीआईबीसी नॉर्मल और डिक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि इस जो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर जो है ना, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, उसमें सीरम आयरन कम होते हैं, और टीआईबीसी जो है ना, टीआईबीसी या नॉर्मल होती है या डिक्रीज होता है, जबकि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में ये सीरम आयरन कम होता है, लेकिन टीआईबीसी उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें इसको डिफ्रेंशिएट इसी से करते हैं, क्योंकि जो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर है उसमें ना सीरम आयरन तो कम होता है, लेकिन उसमें टीआईबीसी भी डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन डी आता है। अगला एमसीक्यू, द लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म ऑन ए पेशेंट इंडिकेट मैक्रोसाइटोसिस, anemia, leukopenia and thrombocytopenia. Which of the following diseases is the patient most likely to have? मैक्रोसाइटोसिस हुआ है उनको, एनीमिया हुआ है, ल्यूकोपेनिया भी है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। तो ये तो B12 डिफिशिएंसी है, आई थिंक ये एमसीक्यूज पहले भी आ चुका था, ऊपर आया था। एमसीक्यू अगला एमसीक्यूज है रेड ब्लड सेल अबाउट 5 माइक्रोमीटर इन डियामीटर एंड स्टैंड ब्राइट रेड एंड शो नो सेंट्रल पैलर। क्या है? मैक्रोसाइड भी नहीं है तो बहुत बड़ा होता है, सेंट्रल पिलर इसमें नहीं होता है, इसमें माइक्रोसाइड भी नहीं है क्योंकि इसमें सेंट्रल पिलर बहुत ज़्यादा होता है। लेप्टोसाइड भी नहीं। स्पेरोसाइट, ये स्पेरोसाइट है जो इसकी डियामीटर कम होती है, जैसे हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में होता है, हेमोरेजिक एनीमिया भी आ सकता है, लेकिन इसका करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, उसका फीचर है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस का, जिसमें सेल की डायमीटर कम होती है और सेंट्रल पिलर नहीं होता। अगला एमसीक्यू है द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड ऑन ए पेशेंट ब्लड। हेमोग्लोबिन 11.5, HCT 40, MCV 89, MCH 26, MCHC 29. Examination on right stand smear of the same sample would most likely have macrocytic thermochromic, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक नंबर। ये इसमें देखो MCVs की नॉर्मल है, MCH कम है, तो MCV आ गया तो नॉर्मोसिटिक हो गया, और हाँ MCH कम होगा तो हाइपोक्रोमिक, तो ये नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक एरिथ्रोसाइट हो गए। अगला MCQs है एविडेंस ऑफ एक्टिव रेड सेल रिजेनरेशन मे बी इंडिकेटेड ऑन ए ब्लड स्मेयर बाय बेसोफिलिक स्टिपलिंग, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल एंड पॉलीक्रोमेजिया, hypochromia, macrocytes and nucleated red blood cell, hypochromia, basophilic stippling and nucleated red blood cell, Jolly bodies, Cabot rings and basophilic। कह रहे कि कहने का मतलब इसका ये है कि जब एरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा होगा, रेड सेल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या हो सकता है, तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग आएगा, उसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी, क्योंकि सेल बहुत जल्दी निकल ज़रूरत ज़्यादा होगी तो बोन मैरो कंपेंसेशन जो है वो ये करेगा कि उसमें जो प्री मेच्योर सेल है जो अभी तक मेच्योर भी नहीं है वो भी जो पेरिफेरल सर्कुलेशन में आएंगे, पॉलीक्रोमेजिया में आएंगे, पॉलीक्रोमेजिया मतलब रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं वो भी आएंगे। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला एमसीक्यूज है द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव रोलर फॉर्मेशन ऑन ए ब्लड स्मेयर इज ऑफन accompanied by an increased reticulocyte count, sedimentation rate, hematocrit, erythrocyte sedimentation rate। जब रोलर फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा होगी और ESR ज़्यादा होगा। अगला एमसीक्यूज है द करेक्टरिस्टिक पेरिफेरल ब्लड मॉर्फोलॉजिक फीचर इन मल्टीपल माइलोमा इज साइटोटॉक्सिक टी सेल, रोलर फॉर्मेशन, स्पेरोसाइटोसिस, मैक्रोसाइटोसिस, रोलर फॉर्मेशन। मल्टीपल माइलोमा में रोलर फॉर्मेशन आता है। स्पेरोसाइटोसिस जो है ना वो तो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में होता है, मैक्रोसाइटोसिस मेगालोब्लास्टिक और पर्निशियस एनीमिया में होता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल तो वो WBCs का वो है।
इशू है। अगला एमसीक्यूज है, इन पॉलीसाइथीमिया वीरा द हेमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, रेड ब्लड सेल काउंट एंड रेड सेल मास आर एलिवेटेड, ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें पेनसाइटोसिस होता है। पेनसाइटोसिस का मतलब है कि सारे सेल लाइन जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। द एमबी रेशियो इन पॉलीसाइथीमिया वीरा इज़ यूजुअली नॉर्मल, ये नॉर्मल आएगा क्योंकि पेनसाइटोसिस है, जितना माइलॉइड सीरीज ज़्यादा होता है उतना एरिथ्राइड सीरीज भी ज़्यादा होगा, तो ये रेशियो पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। द मोस्ट characteristic peripheral blood smear finding in multiple myeloma is plasma cytolysis in the bone marrow, many plasma cell in peripheral blood, many mod cell in peripheral blood, roller formation of the red cell, roller formation of the red cell होगा। मेनी प्लाज्मा सेल तो पेरिफेरल्स में ज़्यादा नहीं आते, प्लाज्मा सेल आते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आते, लेकिन रोलर फॉर्मेशन जो है ना वो है। The red cells peripherals may reveal the following: erythrocyte in large 1.5 to 2 normal size। कह रहे कि एरिथ्राइड जो है ना वो तकरीबन 2 टाइम बड़ा हो जाता है। शफनर्स डाट होते हैं उसमें। पैरासाइट विद इरेगुलर स्प्रेड आउट ट्रोपोजाइट गोल्डन ब्राउन पिगमेंट 12 to 24 मीटरजाइट वाइड रेंज ऑफ स्टेजेस। ये शफनर डाट और गोल्डन ब्राउन पिगमेंट जो है और इसमें सेल भी बड़ा हो जाता है, तो ये करेक्टरिस्टिक है किस चीज़ की? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। अगला एमसीक्यूज है, ए 56-year-old मैन वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग अल्सर। द फॉलोइंग लेबोरेटरी वर obtained, the following data were laboratory data were obtained: RBC 4.2, WBC 5, HCT 30, HB कम है, HCT भी कम है, RBC भी कम है, सीरम आयरन जो है वो कम है, TIBC ज़्यादा है, सीरम फेरेटिन कम है। तो ये मुझे आयरन डिफिशिएंसी नहीं में लगता है, आगे देखते क्या होता है। एग्जामिनेशन ऑफ बोन मैरो रिवील दी एफएस। अच्छा, बोन मैरो एग्जामिनेशन में आयरन स्टोर जो है ना वो कम है। द डेटा इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो ऑब्वियसली आयरन डिफिशिएंसी नहीं है। और नीचे जो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है उसमें सीरम आयरन कम होगा, लेकिन उसमें आयरन स्टोर कम नहीं होगा। सिर्फ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में ये होता है कि सेल के अंदर, जैसे मैक्रोफेज के अंदर जो आयरन होता है, एफसीडी जो होता है वो उसको अंदर बाहर आने नहीं देता, तो सेल के अंदर ज़्यादा होता है, स्टोर ठीक होते हैं लेकिन सीरम में नहीं होता। हेमोक्रोमेटोसिस में तो ज़्यादा होता है, एक्यूट ब्लड लॉस में भी सीरम कम होता है, सॉरी आयरन कम, सेल कम हो जाता है, तो उसके लिए इनडायरेक्टली फिर आयरन भी कम हो जाता है। A common source of interference in cyan hemoglobin method is hemolysis, very high WBC count, cold agglutinin, clump platelet, very high WBC count, क्योंकि ये टर्बिडिटी काज करता है, जो टर्बिडिटी काज करेगा तो जो ये तो कलर डिटेक्शन है उसका हेमोग्लोबिन का, ये साइन हेमोग्लोबिन मेथड जो है ना इससे हम हेमोग्लोबिन मालूम करते हैं, तो टर्बिडिटी की वजह से WBC कौन जो है ना वो टर्बिडिटी काज करेगा, तो ये इंटरफेरेंस आ सकता है इस प्रोसेस में। ये एमसीक्यूज कह रहा है कि द वैल्यू बिलो वर ऑब्टेन्ड ऑन एन ऑटोमेटेड ब्लड काउंट सिस्टम परफॉर्म ऑन ए ब्लड सैंपल फ्रॉम 25-year-old मैन। CBC एनालाइजर से ये हुआ है। WBC 5.1 है, RBC कम है, काफ़ी कम है, HB ठीक है, HCT भी कम है, MCV बहुत ज़्यादा है 128, MCH ज़्यादा, MCC भी ज़्यादा। द रिजल्ट वर मोस्ट कंसिस्टेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में इतना ज़्यादा नहीं आता, इसमें ये देखो HB भी ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें तो सब कम हो गए, इसमें ये बहुत ज़्यादा 128 ज़्यादा है, MCH और MCC बहुत ज़्यादा है। हेरिडिटी स्प्लिट भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि हेरिडिटी स्प्लिट में MCC तो ज़्यादा होता है लेकिन उसमें MCV कम होती है। हाई टाइटर ऑफ कोल्ड एग्लूटिनिन एंड लिमिटेड रेटिकुलोसाइट काउंट, नहीं, रेटिकुलोसाइट काउंट भी नहीं हो सकता, रेटिकुलोसाइट काउंट होता तो फिर RBC का वो भी होता, RBC नंबर भी ज़्यादा होते। तो ये है ए हाई टाइटर ऑफ कोल्ड एग्लूटिनिन। इसमें ये होता है कि जब कोल्ड एग्लूटिनिन जो होते हैं
ये सैंपल जो है ना, अगर इस तरह सैंपल आ जाए तो उसको गर्म करना है, उसके बाद लगाना है, क्योंकि ये कोल्ड एग्लूटिनिन जो है ना, जब टेम्परेचर लो होता है तो ये सेल जो है ना आपस में जुड़ जाते हैं। तो 2 3 4 साल सेल मिल के ना फिर जब रिज़ल्ट आता है तो इस तरह होता है कि एम सी वी जो है ना वो इतनी ज़्यादा आ जाता है। मतलब 3 4 सेल को, जितने भी सेल है क्लम्प्स को एक सेल वो तस्वर कर कंसीडर करके उसकी एम सी वी ज़्यादा आ जाता है। एम सी एच देखो 46.7, ये भी इसकी ज़्यादा आ जाता है। और आर बी सी अगर कई सेल को एक ही सेल बता रहे हो तो आर बी सी नंबर भी कम आएगा। तो ये है ए हाई टाइटर ऑफ कोल्ड एग्लूटिनिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको याद रखना है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्क्रीन टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग हेमोग्लोबिन एफ इज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, तो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के लिए होता है। डाइथायोनेट सॉल्युबिलिटी ये होता है सिकल सेल एनीमिया के लिए। क्लेहार बेट के, और इन हीट इंस्टेबिलिटी क्लेहार बेट के जो टेस्ट हैं वो टेस्ट जो है वो हेमोग्लोबिन एफ के लिए होता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हेमोग्लोबिन एस इज क्लेहार बेट के डाइथायोनेट सॉल्युबिलिटी। Which of the following is not a characteristic of hemoglobin H? It is a tetramer of beta chain, ये ठीक है. It is relatively unstable and thermolabile. Electrophoretically it represents as fast hemoglobin, ये भी ठीक है. Its oxygen affinity is lower than that of oxygen hemoglobin A, ये क्योंकि इसकी जो ऑक्सीजन एफिनिटी है वो हेमोग्लोबिन ए से ज़्यादा है, तो ये है नहीं हेमोग्लोबिन एच की करेक्टरिस्टिक में ये ऑप्शन डी नहीं आता। हेमोग्लोबिन एच डिजीज रिजल्ट फ्रॉम एब्सेंस ऑफ 3 ऑफ 4 अल्फा जीन। 4 अल्फा जीन में से 3 एब्सेंट हो गए, ये एच बी एच है। 2 जब एब्सेंट हो गए, 1 एब्सेंट हो गए, ये थैलेसीमिया माइनर में आ जाता है। और ये एच बी बाट आइड्रोस्पेटेलिस, ये तो सर्वाइव भी नहीं करता, बच्चा मर जाता है। The laboratory finding are a patient are as follows: MCV 55, MCHC 25, MCH 17. A stent blood film of this patient would most likely reveal a red cell picture that is. अब ये देखो MCV कम है तो मैक्रोसिटिक हो गया। MCH और MCH भी हाइपोक्रोमिक, तो ये क्या होगा? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक ऑप्शन है। A patient has the following blood values: RBC 6.5, HB 13, HCT 39, MCV 65, MCH 21, MCHC 33. These results are compatible with iron deficiency, pregnancy, thalassemia minor, beta thalassemia major. दोबारा एक बार देखते हैं। RBC 6.5, RBC ज़्यादा है, HB ठीक है, HCT भी ज़्यादा कम नहीं है, MCV कम, MCV MCH मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक तो ये है। अब ऑप्शन जो है ना, इसमें आयरन डिफिशिएंसी इन्हीं में भी आ रहा है, थैलेसीमिया माइनर भी आ रहा है, मेजर भी, बेटा थैलेसीमिया मेजर, इन सब में, इन तीनों में जो है मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर आता है। लेकिन इसमें यह है कि बीटा थैलेसीमिया मेजर में तो बहुत ज़्यादा जो है एचबी कम होगा, आरबीसी भी काफ़ी, आरबीसी लेवल जो है ना वो भी काफ़ी कम होगा, तो बीटा थैलेसीमिया मेजर नहीं हो सकता। बाकी बचा थैलेसीमिया माइनर और आयरन डिफिशिएंसी। अब आयरन डिफिशिएंसी अगर होता तो इसमें आरबीसी लेवल जो है ना वो काफ़ी कम होते, और ये आप जहन में रख ले कि थैलेसीमिया माइनर जो है ना उसमें जो आरबीसी का लेवल है वो अपर लिमिट के करीब होगा, अपर बॉर्डर जो है ना मतलब ज़्यादा होगा, अपर बॉर्डर के करीब होगा, तो यहाँ पे ये ज़्यादा है, इसलिए इसको हम आयरन डिफिशिएंसी नहीं कहेंगे। और आयरन डिफिशिएंसी को डिफरेंशिएट करना एक अलग दूसरा तरीका भी है कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में जो है उसमें प्लेटलेट ज़्यादा होंगे, प्लेटलेट का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, और थैलेसीमिया उसमें कम होगा।
A 40-year-old Caucasian male was admitted to the hospital for treatment of anemia, lassitude, weight loss, and loss of libido. The patient presented with the following laboratory data: WBC 5.8, RBC 3.7, HB 10, HCT 32, MCV 86, MCH 26, MCC 32, serum iron 220, TIBC 30, serum creatinine 28. Examination of the bone marrow revealed erythroid hyperplasia with the shift to the left by erythroid precursor. Prussian blue staining revealed markedly elevated iron store. Noted that the occasional cerebroblast. The data is most consistent with which of the following condition? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया नहीं है, क्योंकि आयरन डिफिशियंसी में इतनी ज़्यादा आयरन नहीं होता. एनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ में नहीं है, क्योंकि सीरम आयरन उसमें कम होता है. एक्यूट ब्लड लॉस में हेमोक्रोमेटोसिस में यह है कि उसमें आयरन स्टोर हो जाते हैं, टिश्यूज़ वगैरह में आयरन स्टोर हो जाते हैं, बोन मैरो में आयरन स्टोर होता है. तो ये सिड्रोब्लास्ट भी उसमें दिखता है. तो ऑप्शन सी है. थैंक यू गाइस. वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें.